भी अगर सुन ले सुकून भरपूर मिलता है। निकले थे समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी कभी, हमें तो आप में भगवान धन्वंतरी का एक दूत सा नजर आता है। विगत वर्षों में माननीय मंत्री जी द्वारा आयुष विभाग की उत्थान के लिए जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, उससे उनकी दूरदृष्टि एवं प्रगतिशील सोच का आभास होता है। माननीय मंत्री जी ने आयुर्वेद की प्रगति एवं इसे जन सुलभ बनाने हेतु जो क्रियाकलाप और उनके प्रयासों से उनके आयुर्वेद के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा स्वतः ही परिलक्षित होते हैं। माननीय मंत्री जी के संरक्षण एवं दिशा निर्देश में हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है हमारा प्रदेश आयुर्वेद के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। अब मैं मंच पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी, समाज सेवी, शिक्षाविद, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने प्रेरणादायी शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम। 10वें आयुर्वेद दिवस के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री रंजन कुमार जी प्रमुख सचिव आए, श्री चैत्रा वी जी महानिदेशक आयुष, सुश्री निशा आनंद जी एमडी आयुष, श्री हरिकेश चौरसिया जी विशेष सचिव, प्रोफेसर जमाल अख्तर जी निदेशक यूनानी, प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी निदेशक होम्योपैथी, प्रोफेसर डी.के. मौर्य जी प्राचार्य आयुर्वेद कॉलेज लखनऊ, प्रोफेसर विजय पुष्कर जी प्राचार्य होम्योपैथिक कॉलेज लखनऊ, प्रोफेसर अब्दुल कवी जी प्राचार्य यूनानी कॉलेज लखनऊ, संचालन कर रही प्रोफेसर सची श्रीवास्तव जी, इस सभागार में उपस्थित हमारे तमाम वरिष्ठ और रिटायर्ड शिक्षकगण जिनको सम्मानित करके आज इस विद्यालय परिवार अपने को सम्मानित मानता है, तमाम शिक्षकगण, शिक्षिकाएं और हमारे इस विद्यालय के बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को इस पावन नवरात्रि की और आयुर्वेद दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। बहुत देर से आप सुन रहे हैं और मंच से ज़्यादा जानकारियां आप सब में हैं। हम लोग तो एक क्षणिक समय के लिए आए हैं, इस चलती हुई ट्रेन के ऐसे मुसाफिर हैं जो एक स्टेशन आया तो चढ़े हैं और एक स्टेशन आएगा तो उतर के चले जाएंगे, लेकिन आयुर्वेद को ज़िंदगी भर जीना, भोगना है, आपको समाज में उसका प्रचार प्रसार करना है। तो मुझको लगता है कि जिन्होंने जिया है, जो जी चुके हैं, वो हमसे कई गुना अधिक जानकार हैं, और जिनको जीना है उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हरिकेश जी कह रहे थे, मुझको उनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि सिर्फ पढ़ना पढ़ाना, नौकरी मिली तो पेट चलाना, प्राइवेट प्रैक्टिस किया तो अपना घर चलाना, इससे इतर आपकी जिम्मेदारियां हैं। आप लोग भी जब एडमिशन में मार्क कम आते हैं तो आपको आयुर्वेद पढ़ने का मौका मिलता है। हम में से बहुत अधिकारियों के मन में भी रहता है कि ये आयुष का मंत्रालय कैसा मंत्रालय मिला है, बहुत कुछ करना है, कि वो कोई कहता है कि बॉर्न बेबी है, कोई कहता है कि अभी नया मंत्रालय है। हम में सबके अंतर्गत मन में ये रहता है, लेकिन कल्पना करिए, एक प्रश्न मेरे जेहन में आता है कि जब इस देश में, दुनिया में मानव का जन्म हुआ तो मॉडर्न मेडिसिन के आविष्कार के पहले ये दुनिया, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालूखेड़ा, धौलावीरा, ये जो स्थान भारत में मिले हैं, मैं दुनिया की नहीं बात करूंगा आपसे, किसी की उम्र 6000 साल है, किसी की उम्र 7000 साल है। जब आप अयोध्या की बात करते हैं, रामायण काल की बात करते हैं, तो उसकी उम्र आंकी गई है 10,000 साल। जब आप महाभारत काल की बात करते हैं तो उसकी उम्र आंकी गई है 7 से 9,000 साल, 5 से 7,000 साल, एग्जैक्ट नहीं होता कुछ, अतीत की चीजें बड़ी। तो कैसे जिंदा था इंसान? विद्युत का आविष्कार कब हुआ? आज से कुछ 100 साल पहले। लेकिन क्या दुनिया अंधेरे में जीती थी?
हम पौराणिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो दक्षराज की कटी हुई गर्दन पर बकरे का धर, ये ट्रांसप्लांटेशन नहीं है तो क्या है? भगवान गणेश की कटी हुई गर्दन में अगर हाथी के बच्चे का सूंड लगाया गया, धड़ लगाया गया, वो क्या है? महर्षि सुश्रुत क्या थे? और रामायण के काल में वैद्य सुसेन ने लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा करने के लिए जिस संजीवनी बूटी के बारे में बताया, जो उत्तरांचल के गांव से लेके आई गई, हनुमान जी लेके आए और उनकी प्राण रक्षा हुई, आज तक यह देश तो अपनी संजीवनी को नहीं खोज पाया है। बहुत आपको लगेगा कि महर्षि सुश्रुत को दुनिया विवश हुई, वरना मैं समझता कि हमारे किसी ऋषि मुनि को दुनिया मान्यता दे दे, लेकिन पत्थर के टुकड़ों से, तांबे के टुकड़ों से सर्जरी करके वो महर्षि सुश्रुत अजर और अमर है, इसलिए कि दुनिया ने उनको प्लास्टिक सर्जरी का फादर कहा कि नहीं कहा? लेकिन क्या किसी महर्षि अगस्त, हमारी एक विधा है सिद्ध, जिनके जनक महर्षि अगस्त को मानते हैं, जिनके बारे में लिखा है समुद्र पी गए, तो विद्युत के आविष्कारक उन्हीं को मानते हैं, लेकिन मान्यता नहीं है, इसलिए कि दुनिया की किसी लैब ने उनके किसी नोबेल का प्राइज नहीं मिला, और दुनिया के किसी उनको ऑथेंटिसिटी की बात जो होती है उनको नहीं मिला। वो मानक पे शायद उस समय कोई मानक भी नहीं था। जिस भास्कराचार्य को गुरुत्वाकर्षण के लिए, आज आप जानते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों के नाम आते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत फला ने दिया। वैमानिकी, भगवान राम का जो विमान था पुष्पक, मन की गति से चलता था, बिना ईंधन के चलता था। क्या ये कोरी कल्पनाएं हैं? अगर कोरी कल्पना होती तो अयोध्या न मिलती, श्रीलंका लंका न मिलती, फिर वो चित्रकूट न मिलता, वो पहाड़ पर्वत न मिलता, कामदागिरी जिस पे 12 साल तक भगवान राम रहे हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब आप अपने अतीत में झांकेंगे तब आपको लगेगा कि यही आपकी वो विधा है आयुर्वेद, जिसने इस देश को हजारों हजार साल, यहाँ के लोगों को, जीवन को, उसी आयुर्वेद ने ही भारत को विश्व गुरु बनाया होगा। उसी आयुर्वेद ने ही हमको दुनिया की सबसे बड़ी, आप पता कर लीजिए कि सोने की चिड़िया कहां से हो गया भारत, तब आपको लगेगा कि सोने की चिड़िया थी इसलिए कि क्यों अलबर्नी आता था भारत, क्यों फाहियान और वेनसांग भारत आते थे। ये उस काल की बात है। कोई गुप्त वंश के काल में आया, कोई मौर्य वंश के काल में आया। सबकी उम्र पता कर लीजिए, 2000 साल पुरानी बातें आपसे कर रहा हूं। तब आपको लगेगा कि कुछ तो ऐसा था। मैं 2 लाइनें कहता हूं तो हमारे रंजन कुमार जी को बड़ी अच्छी लगती है कि कुछ तो बात है तेरे खारेपन में है समंदर, वरना हर मीठी नदी तुझसे मिलने नहीं आती। इनको अच्छा लगता है, मुझको भी अच्छा लगता है। एक प्रश्न तो है कि क्यों 500 साल पहले कोलंबस भारत जैसे देश को खोजने निकलता है, क्यों वास्को डिगामा स्पेन का एक तीर्थ यात्री भारत खोजने लिखता है। कोलंबस तो नहीं पहुंचा, अमेरिका पहुंच गया, लेकिन वास्को डिगामा को आपको पता है न जाने कितनी यात्राएं हुई जो काल के गर्त में समा गई, लेकिन ये जो कामयाब हुए उनकी बात आपसे कर रहा हूं। वास्को डिगामा भारत आया था। इनके काल और इनके दौर को, इनके समय को पता कर लीजिए, ये सब अतीत की चीजें हैं। निश्चित ही भारत में ऐसा कुछ था। तो अतीत की और भारत की जड़ों को जब आप तलाशिएगा तब आपको लगेगा कि आयुर्वेद ही वो विधा थी जिसने भारत को, पैथोलॉजी नहीं थी। आज आपको लगता है कि बिना सिटी स्कैन के, बिना एमआरआई के, बिना पेट स्कैन के, बिना ब्लड टेस्ट और दुनिया भर के जांच कराए, वो आपका नाड़ी विज्ञान था जो आपका वैद्य गांव का हुआ करता था, जो नाड़ी पकड़ के करता था कि नहीं करता था? बोलिए भाई, इतनी खामोशी से आप लोग सुन रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण वो हमारा वैद्य था जो नाड़ी पकड़ के हजारों रुपए, लाखों रुपए, अगर आप सारी जांचों को एक मरीज के 10-20 दिन का वो आईसीयू का मरीज जोड़ लीजिए या महीना भर अस्पताल में रह गया हो तो उसकी जांच के रुपए गिने जाते हैं तो लाखों में होता है। होता कि नहीं होता? तो कल्पना करिए कि आपकी विधा कैसी है। इंडस्ट्री नहीं थी, बड़ी बड़ी कंपनियां और वो बड़े बड़े लैब जो आज मान्यता देते हैं दवाओं को, उसके बगैर कैसे जिंदा था भारत। तब याद आती है वो आंगन की तुलसी, वो पीपल, वो पाकड़, वो गूलर, वो दरवाजे के पौधे, वो नीम, सारे पौधे। जिस बबूल को आप ऐसा मानते हैं कि बबूल मतलब एक जंगली पौधा, उस बबूल की भी आपके आयुर्वेद में कितनी महत्वता है। जब आप
मदार, तब आपको लगता है कि मदार का अगर दूध हटा दिया जाए तो फिर कितनी वैल्यू है इसकी मेडिसिनल। कोई ऐसा वृक्ष नहीं, कोई ऐसा प्रकृति का पौधा नहीं जो आपके लिए औषधि न हो। यही तो आपकी ताकत है कि फैक्ट्री में न जाइए, अपने दरवाजे पे, अपने अगल बगल, आपके दरवाजे पे उगने वाला भूमि आंवला कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग तो पहचानते भी नहीं कि भूमि आंवला क्या होता है ना। मेडिसिनल वैल्यू देख लीजिए। तो आप सबको, मोदी जी का भी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, आयुष की एक विधा के रूप में इन सारे पुराने अतीत की सारे विरासत को सहेजने का काम किया, तो मुझको लगता है कि विकास भी और विरासत भी जो नारा है देश के प्रधानमंत्री का, उसी नारे को चरितार्थ आपको भी करना है। और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, विकसित भारत बनने का, विकसित उत्तर प्रदेश बनने का, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनने का जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो रखा है, उसमें आपका बहुत योगदान है। क्योंकि आपकी एक विधा को जैसे दुनिया ने मान्यता दिया योग को, कल्पना करिए, योग मतलब योगी कहाँ रहते हैं? हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में। लेकिन वह योग आज दुनिया के हर कोने कोने में सबने स्वीकार किया। जो लोग उसको गलत मानते थे वो भी स्वीकार किए। तो ये आपकी बहुत बड़ी विजय है। तो जैसे 21 जून वर्ष के 365 दिन का सर्वाधिक लंबा दिन होता है, वैसे ही आज का दिन प्रकृति में संतुलन के लिए, मानव शरीर के मन, आत्मा और कह सकते हो कि शरीर का जो संतुलन है, उसके लिए शायद आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता कि आज दिन और रात दोनों बराबर है। उसी संतुलन को समाज में स्थापित करना, वैसे ही अपनी विधा को फिर से नई ऊंचाइयों पर ले जाना। तो आप सब जिस तरीके से काम करें, जिस तरीके से सरकार बढ़ावा दे रही, अस्पतालों की संख्या आपको पता है, विश्वविद्यालय आपको मिला, वो भी उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा योगदान है सरकार का। हम रोज नए अस्पताल बना रहे हैं, हम प्राकृतिक चिकित्सा के अस्पताल, चूँकि हम सुना करते थे कि प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब केरल, कर्नाटक, लेकिन अब हम आने वाले दिनों में हम भी बड़े गर्व से कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी प्राकृतिक चिकित्सा के अच्छे सेंटर है। विश्वविद्यालय ने जो बनाया है उसने भी एक बड़ी विंग बनाया है। अभी तो पंचकर्म सब जानते हैं, पंचकर्म, पांचों कर्मों का नाम अगर किसी से पूछा जाए तो शायद लगता है कि बहुत सारे लोग नहीं बता पाते। पूर्व कर्म को भी पंचकर्म में शामिल करते हैं। हम सबको धीरे धीरे इसके बारे में, जैसे अभी कहा गया ना कि बताइए लोगों को, दवा देने से मरीज को, मरीज रोगी नहीं है वो, उसको निरोग रखने की बात करिए, स्वस्थ जीवन शैली की बात करिए, कैसे वो अपने आहार विहार से, ऋतुचर्या के मुताबिक, अपने खान पान से, मिलेट्स की वैल्यू मोदी जी ने श्री अन्न कह दिया तो सब लोग उसको जानने लगे। वरना कभी यही अन्न, सिर्फ यही पैदा होता था भारत में। अतीत के भारत में पता करिएगा तो ये गेहूं हमारा अनाज नहीं, बहुत सारे फल सब्जियां हमारे अनाज नहीं, आलू हमारा नहीं, टमाटर हमारा नहीं। तब आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई। लेकिन अतीत के भारत में जो चीज़ें अपनी थी, यही मोटा अनाज, यही सावा, कोदो, रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, यही तो हमारे खुराक थे, यही हमारा खाना था, इसलिए कि हम पैदा यही कर पाते थे। आज उन सब की वैल्यूज़ में देखिए कितना फ़र्क आया है। तो अपने जीवन शैली में अगर खान पान में हम मिलेट्स को शामिल कर लें, श्री अन्न को शामिल कर लें, और अपने ऋतुचर्या के मुताबिक, तो आप जो दवाएं दीजिए, दवाओं के बारे में लोगों को बताइएगा, उससे बेहतर है कि उसको जागरूक करिए कि एक अच्छी जिंदगी जिए। वो जीवन शैली वर्तमान में बिगड़ी है, तब लोगों का शरीर रोगों का घर हो गया है। आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, सिर्फ अपनी ज़िंदगी आपके लिए बोझ हो जाएगी, लेकिन अगर आप समाज के लिए जिएंगे, दुनिया के लिए जिएंगे, अपने देश के लिए जिएंगे, तब आपको लगेगा कि आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। हम सब लोग इसीलिए आए, जिस मन से आज सब लोग इसमें डूबना चाहते हैं, अनंत सागर की गहराइयों जैसा ये मेरा हम सबका मंत्रालय, ये विभाग है, ये आयुर्वेद है, कितनी गहरे इसकी जड़ें हैं। तलाशिए, पढ़िए। अब तो आप संस्कृत बहुत सारे लोग नहीं पढ़ना चाहते, वरना हमारा वैद्य जो होता था वो दवा देने के पहले उस श्लोक के मुताबिक उस रोग का इलाज करता था, इसलिए कि उस रोगों के सारे लक्षण उस श्लोक में छिपे होते थे, और दवाएं भी, रोग भी और उपचार भी उसी श्लोक में होता था। ये श्लोक कहाँ से आए? सब वेदों में वर्णित है आपके रोगों के इलाज के बारे में। कुछ तो मंत्र याद करिए, पढ़िए कैसे आपके ऋषि मुनियों ने कैसे तपस्या करके, जानिए अत्रि, महर्षि अत्रि को, महर्षि भारद्वाज को, महर्षि नागार्जुन को,
पढ़िए इनके बारे में। मॉडर्न मेडिसिन जिस अयस्कों को या जिन हैवी मेटल्स को निषेध करता है, पारा किसी डॉक्टर से कहिए कि पारा दिया उनको खाने के लिए, पीने के लिए। अभी प्राइवेट कॉलेज के बच्चों ने कोई पारे का बनाया था नीचे, लेकिन शोधित पारा आपके लिए वरदान है। लेकिन लिक्विड जो पारा होता है वो क्या है? जहर है। शोधित कौन करता है? आयुर्वेद करता है। आप जितने, मैं अभी गया था नागार्जुन जी के आश्रम, वहाँ जो उनका अस्पताल है केरला में, तो हैवी मेटल्स उनके इलाज की पद्धति का सबसे बड़ा माध्यम है। लेकिन अगर किसी दवा में हैवी मेटल्स मिल जाए तो वो दवा रोक दी जाती है, खाने में मिल जाए तो वो खाना निषेध कर दिया जाता है। बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत त्याग की ज़रूरत है। आपका जीवन एक तपस्वी जैसा जीवन आप खुद भी जिए। आप मिलेट्स दूसरे को बता रहे हैं, पता अपने घर में बड़ा मैदे की रोटी खा रहे हैं, तो फिर आपका जीवन तो मुझको लगता है कि फिर व्यर्थ हो जाएगा। आप भी अपनी जीवन शैली में शामिल करिए, खान पान में, आहार विहार में। हमारे प्रमुख सचिव जी कह रहे थे कि जितनी चीज़ें बच्चों ने बनाया था, हमारा अगर एक रेस्टोरेंट कह लीजिए, एक हमारे इस पूरे कॉलेज का अपनी एक ऐसी कैंटीन हो जिसमें हम वही चीज़ें बनाएं जो आज हमारे बच्चों ने बनाया था, तो निश्चित ही दुनिया के लिए अच्छा चीज़ें होंगी। कि आग का उपयोग नहीं किया, कोई बहुत सारी चीज़ों के लिए हमने तो गैस की भी बचत कर दिया, धुआं कार्बन भी बचाया देश का, और खाने की चीज़ें बना दिया, पेय पदार्थ तैयार कर दिए। कुछ इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बस बड़े मन से काम करने की ज़रूरत है, खुशी मन से काम करने की ज़रूरत है, बड़े उत्साह के साथ। एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, एक ऐसे मुख्यमंत्री हम सबको मिले हैं जिनके सपनों में बड़ी जान है, बहुत दूर तक सोच रहे। खुशी इस बात की है कि अपने अतीत की धरोहरों को और अपने अतीत की विरासत को सहेजते हुए आगे बढ़ने की बात करते हैं। वरना कोई ऊर्ध्वगामी, हमेशा नएपन की बात करने वाले लोग हमेशा अपने अतीत को भुला देते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अतीत की नींव पर भविष्य का और वर्तमान का निर्माण करते चले, जिससे कि देश समृद्ध हो, देश आगे बढ़े और भारत की इस विधा को, सनातन की इस विधा को और हमारी इस विरासत को दुनिया देखे और उससे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री महोदय, भवन्त प्रेरणादायिना अमूल्य उपदेशा अस्माकं मार्गदर्शका भविष्यन्ति।